पाताल भुवनेश्वर की गुफा के अंदर जो ये प्रवेश कर रही है जो टीम, इस टीम में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और एक एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनेस्को का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, कि किस तरह से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में रूरल टूरिज़्म को गुफाओं के माध्यम से, नदियों, झरनों, पत्थरों, चट्टानों के माध्यम से टूरिज़्म डेवलप किया जाए, जियो टूरिज़्म डेवलप किया जाए, केबिंग का टूरिज़्म डेवलप किया जाए, या कल्चरल टूरिज़्म डेवलप किया जाए। अलग अलग तरह के चीज़ों पर जो ये काम करने के लिए एक टीम बनाई गई है, और मुझे भी उस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला है। और अगले कुछ सालों में हम सब लोग मिल कर के इस पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव में हम टूरिज़्म को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। आज इस विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर की गुफा को हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं इसको। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज जो पिछले कुछ सालों से यहाँ पे आया है, वो ये है कि बरसात के टाइम पे यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत गिर जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत होती है। और यहाँ तक कि अब तो उसको लगभग अगस्त 2025 के आसपास से अक्टूबर 2025 तक बंद कर दिया जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम होने से। लेकिन अगर हम ज़रा गौर करें, इसकी इतिहास पर गौर करें, अगर हम ज़्यादा नहीं 100 साल पहले के बारे में भी अगर हम सोचें, तो उस समय जो लोग इसके अंदर जाते थे वो बड़ी बड़ी मसालों को लेके जाते थे और काफ़ी समय बिताते थे अंदर। और मसाल जलने के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन, किसी भी जलने के लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आज हमें जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, इस तरह से हर जलने वाली घटना के लिए ऑक्सीजन उत्तरदायी है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो जलेगा नहीं। मतलब अगर इतनी बड़ी बड़ी मसालें जलती थी, वो बुझती नहीं थी, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई थी गुफा में। और कहीं ना कहीं वेंटिलेशंस प्रॉपर थे। साथ में एक पॉइंट पे और गौर करना चाहिए हमें कि गुफा का जो साइज़ है, अंदर की जो कैविटी है, वो उसका आकार बढ़ता जा रहा है। अगर 30 साल पहले किसी ने गुफा को अच्छे से स्टडी किया हो, तो गुफा के अंदर एंट्री करने वाला जो चैनल था वो भी आज साइज़ में थोड़ा बढ़ गया है। और जब नीचे उतरते हैं, सीढ़ी वाला पोर्शन जो है, हाथी के जहाँ पे पाँव हैं, वो वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे काफ़ी पहले झुक के देखना पड़ता था हाथी के पाँव को। आज हाथी के पाँव के नीचे आप अच्छी तरह वॉक कर सकते हैं। ये हैं सारे हाथी के पाँव। तो मतलब ये पहले 2 फीट के आसपास था, से 30 साल पहले लगभग, और आज कम से कम 4 फीट चला गया। मतलब 2 फीट का उसमें से मास बह गया है अंदर का। और इसी रेशो में पूरी कैविटी का साइज़ बढ़ रहा है। अगर साइज़ बढ़ रहा है तो इतना जो मटेरियल है वो कहाँ जा रहा है, जबकि गुफा पूरी साफ़ है। इसका मतलब ड्रेनेज प्रॉपर है। और पहले जो ओपनिंग थी, ड्रेनिंग था, जो एग्जिट था गुफा का, शायद वो थोड़ा सा ठीक ठाक साइज़ के होते होंगे। अब ये मटेरियल जा के वहाँ शायद वो धीरे धीरे वहाँ उसको ब्लॉक कर रहा हो, और अब बहुत पतला सा होल शायद रह गया हो, या कोई होल इसमें से बंद हो गए हों और कोई बहुत पतले बारीक रह गए होंगे। तो हमने क्या करना है, उस होल को थोड़ा चौड़ा कर देना है। लोअर लेवल पे करना पड़ेगा ये सारा काम हमको, एकदम पैरेलल पे नहीं करना पड़ेगा, ताकि लोअर लेवल पे जो उसका एग्जिट है, और एग्जिट एक नहीं होगा क्योंकि ये लाइमस्टोन की गुफा है, और इसमें वाटर चैनल्स बहुत सारे होंगे, जिसके वजह से बहुत सारे छोटी छोटी गुफाएं होंगी, बहुत सारी सुरंगें बनी होंगी, और वो ही हमारे लिए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए काम करेंगे। इसका यही एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं, और बहुत कम खर्चे में ये काम हो सकता है। ऑक्सीजन की सप्लाई करना या ऑक्सीजन सिलेंडर्स अंदर रखना, ये बहुत बड़ी समझदारी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि
गैर टेक्निकल लोगों को अगर ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रीट करने का मौका मिलेगा तो एक बड़ा हादसे का कारण भी बन सकता है। और हमें क्या है कि उन एग्जिट्स को पॉइंट आउट करना है, उनको ढूंढना है सारे एग्जिट्स को, और उसमें से कुछ एग्जिट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि उनको हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं साफ़ करके। चूँकि पहले खुले ज़्यादा होंगे तो अब भर गए हैं, उनको साफ़ करके, और वही हमारे लिए ऑक्सीजन की सप्लाई का रास्ता बनेंगे। और इस तरह से, जिस तरह से पहले गुफा में ऑक्सीजन के लिए कोई कमी नहीं थी, और अब भी वो चीज़ वापस आ जाएगा। ये एक अच्छा समाधान है। दूसरा, जब हम गुफाओं से गुफा में जब सीढ़ी से उतर रहे होते हैं, सुरंग से, फर्स्ट का जो 20 मीटर का जो पैच है, लगभग 20 मीटर का पैच, उसमें लगभग आधा डिस्टेंस करने पर एक तरह की महक आ रही है, आजकल बदबू आ रही है। अगर उस महक पे हम ध्यान दें तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल के सड़ने से आ रही है। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से हमने मैनेजमेंट से बात की और पता चला कि यहाँ पे कुछ जो फंगस अभी नई नई आ रही, इसी साल हो गया, पिछले साल से उग रही है, 2-3 सालों से दिख रहा है बरसात के समय पे, उससे पहले नहीं था। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आसपास की बस्ती के जो सीवर लीकेज है, या वाटर चैनल के माध्यम से वो जो सीवर मटेरियल जो है वो गुफा के अंदर भी रिस रहा है, तो उस पे फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है। क्योंकि सीज़न के टाइम पे जो फंगल, जो रेनी सीज़न है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत अच्छे लेवल पे होती है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक हो जाता है। तो इस तरह से फंगस, किसी भी प्रकार के फंगस के ग्रोथ के लिए बहुत एक अच्छा कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशन पैदा हो जाती हैं। और इस गुफा के अंदर करीब 4-5 तरह की, अलग अलग तरह की फंगस भी पैदा हो रही हैं। हो सकता है कि वो ऑर्डर क्रिएटिंग भी हों, और जैसे कि सीढ़ी एक आपको दिखा देगी, इसमें कहीं पे आपको वीडियो के अंदर एक सीढ़ी लकड़ी का कुछ सफ़ेद बर्फ़ सा जमा होगा, तो वो फंगस भी पिछले साल से ही दिखाई दे रहा है। ऐसा वहाँ के जो नीलम भंडारी जी हैं उन्होंने हमें बताया। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि गुफा के अंदर किसी भी प्रकार का इस तरह का जो मटेरियल है वो रिसाव ना हो। कहाँ से हो रहा है उसको पॉइंट करके उसको हमें सॉर्ट करना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए इस समस्या को। तो फ़िलहाल जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है ऑक्सीजन लेवल की, और ऑक्सीजन लेवल का यही एक समाधान है। जब गुफा का भ्रमण किया, अच्छी तरह अन्वेषण किया, तो टीम में जो हमारे टीम लीडर हैं पांडे जी, प्रभास पांडे जी, और दूसरे साइंटिस्ट हैं, सब लोगों का एक हमने जो डिसीजन निकाला वो ये था, सब लोगों ने जो डिसीजन दिया वो ये था कि हमें वेंटिलेशन को तलाशना ज़रूर चाहिए। और अगर कोई घायल हो जाता है तो उसके बाद, या कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें फिर एक स्ट्रेचर की जो समस्या लोगों को आ रही है, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारी बातें की और उसका भी कुछ समाधान है। तो बहरहाल ये जो गुफा है जब सीज़न में बंद कर दी जाती है, तो जबकि श्रद्धालु वेट कर रहे हैं, या उसी टाइम पे एक पीक सीज़न होता है विंटर पे, टूरिस्ट लोग अपने बुकिंग्स कर रहे होते हैं, और चूँकि महादेव जी से पूरी दुनिया जुड़ी है तो वो चाहते हैं कि उनके इस अंडरग्राउंड दुनिया को सब देखें, उसको महसूस करें, उसको छुएं। तो लेकिन अपनी छुट्टियां जो है तैसे मैनेज करते हैं, और यहाँ आके वो मायूस तब हो जाते हैं जब उनको मौका नहीं मिलता है, कहा जाता है कि गुफा बंद है। तो एक है, और दूसरा बहुत लंबी वेटिंग लाइन लगती है गुफा में। पूरी की पूरी कैविटी जो एंट्री वाला चैनल है वो भी भरा होता है, और बाहर से भी बहुत लंबी लाइनें होती हैं। कभी कभी 700 से 1000-1200 तक लोग सुबह से वेटिंग पे होते हैं, और आधे से ज़्यादा लोगों का, आधे लोगों का नंबर कभी कभी नहीं आता है, वो वापस फिर उनको 1-2 दिन और एक्स्ट्रा होटल पे रह के अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। तो ये भी टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा एक कष्टप्रद है। तो इसका एक समाधान ये निकाला हम लोगों ने कि एक केव सर्किट, जो पहले से एक बहुत समय से सुनाई दे रहा है, तो आज समय आ गया है कि एक्चुअल में एक केव सर्किट को क्रिएट किया जाए,
और सारे आसपास की गुफाओं को चिन्हित किया जाए, जिसमें से अधिक गुफाएं हमने चिन्हित कर भी दी हैं और उसको क्लासिफिकेशन कर दिया जाए उनका कि कौन धार्मिक उससे है। तो हमें सारी गुफाओं को क्लासिफाई करना पड़ेगा। धार्मिक पर्यटन के लिए अलग तरह की गुफाएं, साहसिक पर्यटन के लिए अलग तरह की गुफाएं, और दोनों कैटेगरी में और से उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक बेसिक लेवल और एक एडवेंचर या एडवांस लेवल। तो इस तरह से हमने करीब पिछले 2.5-3 सालों में लगभग 20 गुफाएं हमने नई खोज ली हैं और उसमें से अभी हमारा काम ये चल रहा है कि कौन सी गुफा को किस पर्यटन से जोड़ा जाएगा और किसका क्या मैनेजमेंट होगा, कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, किस तरह से रिस्क लेवल को मिनिमाइज़ करेंगे। इस तरह से काफ़ी सारे जो काम हैं वो अभी बाकी हैं और जिसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है इस गुफा का, विश्व प्रसिद्ध गुफा जो हमारी महादेव जी की गुफा है पाताल भुवनेश्वर की, इसके लिए वेंटिलेशन ढूंढना। जल्दी ही हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो सीढ़ी जिसके बारे में नीलम भंडारी जी ने जिक्र किया था। ये देखिए पूरी सीढ़ी सफ़ेद हुई है, ये एक पूरी फंगस है, यहाँ पे फंगस उग रही है। और सीढ़ी में क्यों उगी? क्योंकि सीढ़ी का मतलब लकड़ी है, लकड़ी का मतलब सेल्लोज है और जहाँ से आसानी से खाना मिलता है मरी हुई चीज़ों पर फंगस ग्रो कर लेता है, इसीलिए इसे कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। लेकिन गुफा के अंदर इस तरह से लगातार अलग अलग तरह की फंगस का उगना ये अच्छा नहीं है, जो कि पहले नहीं होता था। ये देखिए बाहर से कितना खूबसूरत गुफा का। तब एक गाय आती थी इसमें, और ये एक दूसरा मंदिर है। पुजारी जी का कहना है कि पाताल भुवनेश्वर की गुफा के अंदर जाने से पहले इस शिवालय में जरूर आना चाहिए। यहाँ पे स्वयं भू शिवलिंग है, इसकी आराधना के बाद ही जो सिस्टम है वो तो यहाँ आके वो दूध अभिषेक करती थी। गुफा के जाने से पहले यहाँ पे आराधना करने का सिस्टम है, ऐसा उनके द्वारा हमें बताया गया था। तो बहरहाल जहाँ पर ये मंदिर है, इस मंदिर के पास जितनी भी मंदिर की आकृतियाँ हैं या जो भी अभी स्ट्रक्चर खड़े हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। ये मैं पर्सनली अपने विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप इस मंदिर पे आएंगे देखेंगे तो इसकी अंदर की बाहर की दीवारें जो है ग्राइंडर से पूरी घिस के देखो घाव है, जैसे ही वो इसमें दराती से मारते बर्बाद कर दी। के फुहारे उठते 3 दिशाओं जो तब एक ओरिजिनल आर्ट था मंदिर यहाँ पर एक रात में मंदिर बनाते हैं, और कहीं कहीं पत्थरों पे कुछ लिखावट भी थी, वो भी बर्बाद कर दी, ये जो है वो बिल्कुल घिस दी। अभी वो राजा लोग जो है इनके बड़े भक्त हुआ करते थे, कहीं ना कहीं हम लोग मंत्रियों से भी गणों को बुला जाने अनजाने में पता नहीं इतनी बड़ी गलतियाँ क्यों कर रहे हैं और किस डिपार्टमेंट की देखरेख में इतना बड़ी गलती हुई है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो जैसे है उसी तरह से सर्विस किया जा सकता है आराम से। कई और तरीके भी हम ढूंढ सकते हैं, इतना पूरा पत्थर को ही रगड़ देना, उसको फंगल इन्फेक्शन या काई या जो लाइकेन से वो चीज़ उग गई है मंदिर की दीवार पर। पहली बात तो उसको कुछ होना है नहीं, नेचुरल पत्थर है, नेचुरल चीज़ें हैं, उससे कुछ होना तो है नहीं। और इतना ज़्यादा रगड़ने के बाद, इतना काटने के बाद ज़रूर नुकसान हो चुका है मंदिर का, और इसकी भरपाई अब कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी, इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी कौन सा डिपार्टमेंट लेगा? बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ये देखिए कितना अच्छा मंदिर के बाहर से जो गर्भगृह है उसके बाहर का जो दृश्य है, छत का कितना अच्छा उन्होंने छतरक बना रखा है, पत्थर का है, इतनी अच्छी कलाकारी। हाँ, इतनी अच्छी धरोहर को हम लोग रगड़ के समाप्त कर रहे हैं। देखिए सकते हैं मूर्ति के लिए, ये देखिए छत पे है, ये भी सीलिंग पे। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक पता नहीं समझदारी से हम लोग काम नहीं ले रहे हैं। ये मंदिर को देख के तो ये देखिए जो ये लिखावट है, ये मूर्तियां हैं, और एक ऐसी मूर्ति है हनुमान जी की, बजरंगबली की, जो ये मूर्ति यहाँ पे दिख रही है, ये दुनिया में सिर्फ एकमात्र मूर्ति है बता रहे हैं, जो कि दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति है। तो इतनी बड़ी धरोहर हमारे पास में है और हम उसके लिए इतना लापरवाह हैं हम लोग, और सोचते हैं कि हम लोग टूरिज़्म का अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा काम हो जाएगा। हमें सबसे पहले कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। और जिन अक्षरों की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, देखिए सारे अक्षर घिसे जा चुके हैं, समाप्त हैं। पढ़ सकता है इसको कोई? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कौन सा डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो ये सब चीज़ें हमें रोकना चाहिए, जाने अनजाने में या जानबूझकर जो ये गलती कर रहे हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग इस तरह के मंदिरों के संरक्षण के लिए आगे आएंगे, क्योंकि हमें पब्लिक को ही आगे आना पड़ेगा। डिपार्टमेंट या कोई संस्थाएं ये सब चीज़ें नहीं करेंगे
ये देखिए पूरी मंदिर की दीवारें घिसी पड़ी हैं। मंदिर की दीवारें घिस घिस के इन लोगों ने सारा समाप्त कर दिया है। ग्राइंडर रगड़ने का कोई ये कौन सा तरीका है? कहाँ से कौन से सीख के आए ये लोग? कहाँ की कौन सी टेक्नोलॉजी सीख के आए ये लोग? ऐसा तो था नहीं हमारे भारत का नॉलेज, ऐसा भारत का नॉलेज, ऐसा ज्ञान था ही नहीं हमारा। एक वो लोग थे जिन्होंने इतने रहस्यमय मंदिर बनाए, इतनी रहस्यमय टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर ईजाद किया उन्होंने, पत्थरों को उकेरा, पत्थरों को डिज़ाइन दिया। और एक हम लोग हैं जो उस चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है।